तो हेलो गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अपना चलता हुआ ठीक ठाक कैसा भी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड नाम का एक चैप्टर जो फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। इसके अंदर हम फ्लूइड्स के बिहेवियर को बेसिकली पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को देखना है कि फ्लूइड्स होते क्या हैं, फ्लूइड्स किस तरीके से काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वगैरह वगैरह। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों को चैप्टर से। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। चैप्टर को समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि चैप्टर है क्या, बोल क्या रहा है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को अगर तुमको समझना है, सबसे पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, किन प्रॉपर्टीज को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, तो एक छोटा सा वर्ड याद रखो, वो है लोड या फिर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके पहले तुम लोगों ने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे जिसके अंदर तुम लोगों ने स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये वो किसी भी तरीके से अगर तुम कोई फिजिकल दबाव किसी चीज़ के ऊपर डालते हो तो उसके अगेंस्ट में क्या करता है, मैटर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, दबना नहीं चाहता। तुम खींचने की कोशिश करते हो, खींचना नहीं चाहता। कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, कंप्रेस नहीं होना चाहता। शेयर करने की कोशिश करते हो, शेयर नहीं होना चाहता। हर तरीके से ऊपर से एब्रेजन लाने की कोशिश करते हो, एब्रेसिव नहीं, टूटना नहीं चाहता। किसी की ब्रिटलनेस होती है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी का दुनिया के इनके बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक छोटे से सेगमेंट के अंदर डाला जाता है। उन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे प्रॉपर्टीज़ बोल देते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बोल देते हैं। इसके अलावा अगर करंट की बात करोगे तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। ऐसे ऐसे बहुत तरीके से कैटेगराइज किया जाता है प्रॉपर्टीज़ को। हम क्या करने वाले हैं, हम फ्लूइड के अंदर ये नहीं देखने वाले कि करंट कैसे बहता है। अगर वो देख रहे होते तो हम शायद उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देख रहे होते। हम ये देखने की कोशिश करेंगे फ्लूइड के ऊपर अगर हम दबाव डालते हैं, हम स्ट्रेस डालते हैं, हम लोड देते हैं, उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का कंप्रेशन डालते हैं, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, इस बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं किसकी, फ्लूइड्स की। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि फ्लूइड कौन है। फ्लूइड अगर डिफाइन करना हो तो अ सब्सटेंस दैट हैज अबिलिटी टू फ्लो, बहने की जिसके अंदर क्षमता है, उस पदार्थ को, उस मैटर को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लूइड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लूइड कोई भी ऐसी चीज़ है जो फ्लो हो सकती है। फ्लो होने की कैपेसिटी किसके किसके अंदर होती है, फ्लो होने की कैपेसिटी हम लोग देखेंगे कि हमको फ्लो होने की कैपेसिटी जो होती है वो लिक्विड्स में देखने को मिलती है, इसके अलावा गैसेस में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ से आने के बाद तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। आज तक तुम लोग बस यही जानते थे कि फ्लो होने की कैपेसिटी सिर्फ किसके अंदर हो रही थी, सिर्फ लिक्विड्स के अंदर हो रही थी। अब फ्लो होने की जो कैपेसिटी है वो बात याद रखो कि लिक्विड्स में भी होती है, गैसेस में भी होती है। अगर इस बात को प्रैक्टिकली जानना चाहते हो तो अपने अगल बगल एटमॉस्फेयर में देखो, अपने बिल्डिंग्स, अपनी सोसाइटीज़ में देखो, अपने घरों में देखो। पाइपलाइन तुम लोग देखोगे गैस की भी आती है, पाइपलाइन पानी का भी आता है, पाइपलाइन गैस का भी आता है। गैस भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये बात याद रखना है। फ्लूइड को एक बात और याद रखना है कि फ्लूइड फ्लोज अंडर एक्शन ऑफ फोर्स या अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। तो फ्लूइड फ्लो कब करेगा, फ्लूइड तब ही फ्लो करने वाला है जब उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके का फोर्स पड़ रहा हो। अगर फ्लूइड के ऊपर फोर्स नहीं पड़ रहा है तो वो फ्लो नहीं करने वाला है। फ्लूइड अभी तभी फ्लो करते हैं जब उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का फोर्स, किसी न किसी तरीके का प्रेशर डेवलप होते रहता है। तो थर्ड पॉइंट जो फ्लूइड के बारे में हम लोग को याद रखना है वो है कि फ्लूइड कैनॉट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। फ्लूइड जो होते हैं वो डिफॉर्मेशन का फोर्स नहीं रेजिस्ट कर पाते। इसका मतलब है कि अगर मैं एक फ्लूइड का कॉलम ले लूँ, एक स्क्वायर फ्लूइड कॉलम ले लूँ, इमेजिन करो, ऐसा तो ले नहीं सकते, और इसको क्या करने की कोशिश करूँ कि इसका शेप चेंज करने की कोशिश करूँ, तो ये थोड़ा भी रेजिस्टेंस नहीं डाल पाएगा। जैसे ही इसके ऊपर दबाव डालोगे वैसे ही क्या कर जाएगा, तुरंत अपना शेप क्या कर लेने वाला है, चेंज कर लेने वाला है। तो ये क्या कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस, ये बात भी डालना ज़रूरी है इस पॉइंट में कि फ्लूइड जो होते हैं वो डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस रेजिस्ट नहीं कर सकते। इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एंड रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस की। किसी भी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, फ्लूइड ये काम नहीं कर पाते। ठीक है, ये मेरा वायर बड़ा परेशान कर देता है कभी कभी। चलो अब ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया ना कि फ्लूइड्स को अगर तुमको पढ़ना है
तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो फ्लूइड्स की तुम लोग जानते ही हो, लेकिन एक जनरल बात में अगर फ्लूइड की बात कर लूँ तो मैं ऑक्सीजन गैस ले लेता हूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेता हूँ। इन सब को तुमको फील हो रहा होगा, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहने वाली है। इन सब की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तुमको फील होगा कि अलग अलग तरीके से होंगी, कोई किसी तरीके से बिहेव करेगा, कोई कुछ तरीके से बिहेव करेगा। जैसे ये गैस है, इसको कंप्रेस करोगे कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो वाटर है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको कंप्रेस करोगे ये कंप्रेस नहीं होने वाला, ये इनकम्प्रेसिबल है। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये सब गैसेस जो हैं अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है। तो हमको कोई ना कोई ऐसे गैस की ज़रूरत है जो आइडियल हो, जिसको रेफरेंस हम बोल सके कि हाँ इस गैस के अकॉर्डिंगली ये गैस इससे बिहेव कर रही है, कम ज़्यादा बिहेव कर रही है। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटे से इमेजिनरी कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं और उस कंसेप्ट का नाम है आइडियल फ्लूइड। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है आइडियल फ्लूइड। अच्छा, इस चैप्टर में एक खास बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसी के साथ डील करने वाले हैं, लिक्विड के साथ। गैस का साथ रोना थोड़ा कम ही होगा, यहाँ पे सिर्फ आइडियल फ्लूइड के साथ ही ज़्यादा बात होने वाली है, और फ्लूइड भी उसकी इस केस में लिक्विड के साथ ही हम उसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आइडियल फ्लूइड की होती है वो है इनकम्प्रेसिबिलिटी। आइडियल फ्लूइड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, वो भी पूरी तरीके से इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं। इम्प्रेसिबल ही लिख देते हैं, इजी रहेगा। इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं। इनको क्या किया जा सकता है, इनको किसी भी तरीके से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस ना कर पाने का मतलब क्या होता है कि इसका क्या कांस्टेंट रहने वाला है, इसका वॉल्यूम जो है वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम एक रिलेशनशिप जानते हैं कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। हमने क्या कांस्टेंट कर दिया, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। तो अगर मास भी कांस्टेंट हो गई तो हम ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी भी इसकी क्या हो जाने वाली है, कांस्टेंट हो जाने वाली है। तो ऐसा कोई भी फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही हो अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, मतलब जब मैं इसके ऊपर लोड डालूंगा, किसी भी तरीके का दबाव डाल रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा लिक्विड का कॉलम ले लिया है, लिक्विड के अंदर इतना लिक्विड भरा हुआ है, मैंने ऊपर से कैसे ना कैसे इसको दबाना शुरू कर दिया। जब मैं दबा रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मास तो इसके अंदर चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने इसके अंदर पार्टिकल उतने पार्टिकल है, मास तो उनका जो है सो रहेगा ही। तो सीधी भाषा में इसकी डेंसिटी ही नहीं बदल रही, कितना भी मैं इसके ऊपर लोड डाल रहा हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहला क्राइटेरिया इसने पास कर लिया है। ये कैसा फ्लूइड है, ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इस वजह से इसको क्या माना जाएगा, आइडियल माना जाएगा। खास बात यहाँ पे हमको ये याद रखनी है कि गैसेस जो है बिल्कुल भी इस लॉ को फॉलो नहीं करते। गैस को जैसे ही तुम लोग डालोगे दबाव में, वैसे ही वो क्या कर लेगा, अपना वॉल्यूम चेंज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, इंजेक्शन देखा है, अगर तुम्हारे पास कोई डेड इंजेक्शन पड़ा हुआ हो, सिरिंज पड़ी हो, पिचकारी पड़ी हो होली खेलने वाली, तो उसका ऊपर का एंड क्लोज कर दो और नीचे से पुश करने की कोशिश करो। पुश करोगे तुमको फील होगा अंदर का एयर दबता है, एक्सपांड होता है, दबता है एक्सपांड होता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है। मास तो चेंज कर नहीं सकता पर वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो डेंसिटी चेंज हो रही है। इस वजह से वो आइडियल फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर पानी भर के तुम दबाने की कोशिश करोगे तो मुझको नहीं लगता कि दबा पाओगे उसके अंदर पानी भर के। इसका उल्टा यूज़ हम लोग करते हैं पास्कल्स लॉ में, हाइड्रोलिक्स में, जैक्स में, जो जेसीबी, जो एलएनटी वगैरह तुम लोग देखते हो, जो बड़ी बड़ी हेवी क्रेन मशीनरी है, वो उसी लॉ का इस्तेमाल कर करके, ये इनकम्प्रेसिबिलिटी वाटर की इस्तेमाल करके, हाइड्रोलिक ऑयल्स की इस्तेमाल करके काम करती है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, सबसे पहला पॉइंट है आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। सेकेंड पॉइंट जो है उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होती, तो नो विस्कोसिटी। इनके अंदर क्या होता है, विस्कोसिटी नहीं। तो विस्कोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा वापस पानी का कॉलम ले लो। अब इस यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये पहले मॉलिक्यूल्स की लेयर है, ये एक लेयर है, सब मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, दूसरी लेयर है, सब मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं। ऐसे गहराई तक जाओगे तो लेयर बाय लेयर मॉलिक्यूल्स क्या है, बैठे। ये मॉलिक्यूल जो है ऊपर वाला, नीचे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ क्या डाल रहा है, वेट डाल रहा है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसके अलावा इनके बीच में कोई ना कोई कैसा फोर्स होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, कोहेसिव फोर्स होने वाला है, ठीक है। अगर फ्लो पानी का एक डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको ऊपर भागने नहीं देगा, बोलेगा नहीं जाना, उस तरफ नहीं जाने देगा, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ क्या डेवलप होने लगता है, फ्रिक्शन डेवलप होने लगता है। इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, विस्कोसिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइप के बिहेवियरल फ्रिक्शन को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस टू फ्लो को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होती, इसका मतलब फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है किसी भी तरीके का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
फ्रिक्शन नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का, तो इस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलने वाले हैं, ये टाइप का फ्लूइड हमारे लिए बन जाने वाला है आइडियल फ्लूइड। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है कि फ्लो इज इररोटेशनल, फ्लो इज इररोटेशनल, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो इसके अंदर याद रखना है हमको वो है फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी फ्लो को भी ध्यान से समझ लो, इररोटेशनल तो जानती हो, पानी घूमते भागते नहीं जा रहा है, एक लैमिनार फ्लो में फ्लो होता है जब भी फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो में क्या हो जाता है कि अगर मैंने इधर से डिस्चार्ज दिया है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड का, तो इधर से आउटपुट में भी डिस्चार्ज कितने का आ रहा है, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड का। जितना पानी एंटर कर रहा है जितने टाइम में, उतना ही पानी निकल रहा है उतने टाइम में। तो फ्लो मेरा कैसा है, स्टेडी है, अंदर वेलोसिटी उसकी बराबर है, वॉल्यूम के अंदर उसके चेंज किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। इस टाइप के बिहेवियर जो टाइप का फ्लूइड रखता है, वो टाइप के फ्लूइड को हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं आइडियल फ्लूइड। लेकिन जैसे कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, वैसे कोई आइडियल फ्लूइड नहीं हो सकता। इस वजह से आइडियल फ्लूइड हो जाते हैं इमेजिनरी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, फ्लो थोड़ा अनस्टेडी कभी ना कभी हो जाएगा, थोड़ा बहुत रोटेशनल कभी ना कभी हो जाएगा, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी ही होगी। इनकम्प्रेसिबिलिटी को चलो माना भी जा सकता है, होगा या नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ भी जाएंगे। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि फ्लूइड्स जो हैं वो आइडियल फ्लूइड में आ जाते हैं। चलो इमेजिनरी वगैरह कंसेप्ट हम लोग अभी नहीं रखते। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा डेवलप होता है कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे बन जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फ्लूइड, स्टेट विथ एग्जाम्पल, या फिर स्टेट विथ एग्जाम्पल एंड थोड़ा बहुत और भी इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैन फ्लूइड्स रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, शियर, स्ट्रेस वगैरह वगैरह। तो तुमको ये सारी बातें वहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करके लिखनी रहेंगी, और इन सारी बातों से हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे फ्लूइड्स एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से हम आइडियल फ्लूइड वाले कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। और इसको करो कॉपी और करते हैं नेक्स्ट वाला कंसेप्ट स्टार्ट। मार दिया स्क्रीनशॉट, चले अब करें। ये बेस्ट पार्ट है, स्क्रीनशॉट मारो आगे बढ़ो। तो ये तो बात होगी, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है वो 2 से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मेजॉरिटी लेवल पे चैप्टर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है, इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। इस स्टडी को बोला जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन और बन गया कि डिफाइन हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर एक पॉइंट डेवलप होता है, वो है फ्लूइड्स इन मोशन, जो बन जाने वाला है ऑब्वियसली हाइड्रोडायनेमिक्स। कुछ लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सरफेस टेंशन को इसके अंदर से अलग कर लेते हैं, कैपिलैरिटी एक्शन को इसके अंदर से अलग कर लेते हैं। सबका तरीका सही है, एट लास्ट तुमको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही है, मतलब तुमको पढ़ने से है, इन सारी चीज़ों से नहीं है। तो हमको पढ़ना है फ्लूइड्स को रेस्ट के ऊपर। तो फ्लूइड्स को जब तुम रेस्ट पे पढ़ते हो तो सबसे पहली चीज़ इसके बारे में तुमको पढ़ना पड़ता है, वो जाता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ये बात जानते थे, दोनों ही मैग्नीट्यूड के केस में है। प्रेशर जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी यूनिट एक और है, उसको बोला जाता है पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज 10⁵ पास्कल्स। इसको एक बार प्रेशर बोला जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक बार प्रेशर बोला जाता है। 10⁵ पास्कल्स के आसपास वो प्रेशर होता है। इतनी बातें तो तुम लोगों को शुरू में इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी। 76 mm सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी वाली कहानी है, 1.031 समथिंग उसकी वैल्यू है, ठीक है। वो सारी बातें ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोगों को इतना ही सब्स्टिट्यूट करके इसके अंदर काम करना रहता है। तो इतनी बात है हम लोगों को याद रखना है सबसे पहले प्रेशर के बारे में। पर प्रेशर इतना ईजिली डिफाइन नहीं होता, हमको एक छोटा सा डेरिवेशन भी इसके अंदर देखना पड़ेगा, वो है प्रेशर ड्यू टू weight of a liquid column, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेशन जिसके बारे में हमको देखना है, दैट इज प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, एक कंटेनर ले लेता हूं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर फिक्स कर रहा हूं। एक्चुअली मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है इमेजिनरी है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इमेजिन कर रहा हूँ कि एक सिलेंडर है, पर इस सिलेंडर जो है वाटर ही है, बस इमेजिनेशन है मेरा कि इसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर मैंने रखा हुआ है। ये जो कंटेनर मैंने रखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है ए, एक सर्टन अमाउंट ऑफ डेप्थ में है, ये सरफेस पे से, उसको मैं हाइट दे देता हूँ h। ये सारी बातें मुझको समझ में इसके अंदर आ रही हैं। बस मुझको मालूम है कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स पड़ रहा है, वो फोर्स पड़ रहा है इस लिक्विड के वेट की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज
फोर्स इज मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय द एरिया। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, प्रेशर इज मास इनटू, अब ग्रेविटी तो ठीक है, एरिया भी समझ में आ रहा है, लेकिन इस मास का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मास जो है वो आगे पीछे कर सकता है डेंसिटी के हिसाब से। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं बोल सकता हूँ कि मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो ठीक है, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैं मास की जगह पे लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये कुछ इक्वेशन नंबर 2 बन गया। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो प्रेशर इज मास की जगह पे लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। ठीक है, अब इस सिलेंडर को ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर इस सिलेंडर को ध्यान से जानते हो तो इसका जो वॉल्यूम हुआ करता था वो होता था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ये भी की जगह पे ये सब कुछ आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को काट देगा। मुझको लगता है प्रेशर मुझको नया नया मिल चुका है, वो है रो एच इंटू जी, या रो जी एच, दोनों ही बोला जा सकता है। तो नीचे कट गया हो अगर, तो मैं श्योर नहीं हूँ, इस रो एच इंटू जी, ये मुझको मिल गया है प्रेशर एट सर्टन पॉइंट। एक सर्टन हाइट पे अगर मैं प्रेशर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉलम के अंदर, कॉलम में पानी जब भरा हुआ है, तो मुझको इस फॉर्मूले से वहाँ पे पता चल सकती है चीज़ें। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। अब यहाँ पे मेरे को ना छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, इस पे डिपेंड कर रहा है कि डेंसिटी कितनी है। ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी पे डिपेंड किया तो मास पे डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करने वाला है। सेकंड, हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि हाइट कितनी ज़्यादा है कॉलम की। थर्ड, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। इतनी चीज़ों पे तो मेरा प्रेशर जो है डिपेंड करने वाला है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक कंटेनर है, एक और कंटेनर है, एक और कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सर्टन अमाउंट ऑफ हाइट h तक फ्लूइड भरा हुआ है, इधर भी वही हाल है, h तक फ्लूइड भरा हुआ है, इस पॉइंट पे भी h तक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तीनों की डेंसिटी सेम है, इसकी भी डेंसिटी वही है, इसकी भी डेंसिटी वही है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इन ए, प्रेशर इन बी, प्रेशर इन सी। तो तुमको समझ में आएगा, तीन चीज़ों को तुमको कंसिडर करना है। सबसे पहले तुमको देखना है कि तीनों की डेंसिटी सेम है क्या। हाँ, इस केस में तो हमको बता रहा है कि तीनों की डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी सेम है, मास सेम हो जाने वाला, वॉल्यूम सेम हो जाने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सॉर्ट हो गया। अगली चीज़, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब कुछ हमने धरती पे ही रखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9.8 ही मिल रहा है सबको। उसने हमको बोला नहीं कि एक को मैंने धरती पे रखा है, एक को मून पे रखा है, एक को कहीं और रखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेविटी भी दोनों के ऊपर सेम लग रही है। एक तीनों को ध्यान से देखने की कोशिश करो, प्रेशर या फिर हाइट कितना है, हाइट भी तुमको दिखाई दे रहा है, कितनी गहराई में तुम चेक करो, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, तीनों की हाइट भी सेम है। तो मुझको लगता है कि प्रेशर इन ए विल बी इक्वल टू प्रेशर इन बी विल बी इक्वल टू प्रेशर इन सी। इस कॉलम के अंदर तीनों पॉइंट पर प्रेशर कैसा होने वाला है, सेम टू सेम ही होने वाला है। ठीक है, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ये देख लिया तुम लोगों ने, मैं इसको रब करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस केस में, ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक कॉलम ले लिया, फिर एक और कॉलम ले लिया, एक और कॉलम ले लिया, तीनों कॉलम के अंदर क्या भर रखा है मैंने, पानी भर रखा है। इसके अंदर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस पॉइंट को मैं दे देने वाला हूँ नाम x, सेम टू सेम यहाँ पे भी नाम है x, और यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ इसको y। एक सर्टन अमाउंट ऑफ ज़्यादा डेप्थ में, मुझको लगता है कि दोनों के अंदर वाटर, सब में वाटर ही मैंने भरा हुआ है, इस वजह से सबकी डेंसिटी सेम है, सबको मैंने अर्थ पे रखा हुआ है, तो सबको ग्रेविटी भी सेम मिल रही है। पर यहाँ से मुझको लगता है कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो प्रेशर इन ए will be greater than pressure in B and pressure in B will be equal to pressure in C। B और C जो है एक ही पॉइंट पे हैं, तो इन दोनों पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो सेम टू सेम है। A जो है वो ज़्यादा गहरा है, इस वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर A के अंदर ज़्यादा डेवलप हो रहा है मीन वाटर लेवल से। ये बात छोटी सी हमको समझ में आती है कि हाइट क्या डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं। तो जैसे अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि मैं क्या कर देता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ, एक कंटेनर को मैंने रख दिया अर्थ पे, ठीक है, और एक कंटेनर में लेके चले गया मून पे, सब में वाटर सेम, हाइट सेम, सब कुछ सेम,
इसमें भी वाटर ही भरा हुआ है, इसमें भी वाटर ही भरा हुआ है। तुमको क्या लगता है कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा? प्रेशर ऑन अर्थ विल बी ग्रेटर, प्रेशर ऑन मून विल बी ग्रेटर, बोथ विल बी इक्वल और नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एक छोटी सी बात समझ में आती है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, वाटर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट भी सबकी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गड़बड़ कर रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 6 टाइम्स लेसर ऑन मून, 6 टाइम कम ग्रेविटी लग रही है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाने वाला? कम होने वाला है। प्रेशर किसके ऊपर ज़्यादा रहेगा? अर्थ के ऊपर, वाटर का। उस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, फटाफट फटाफट बताते चले जा रहा हूँ। अब और भी क्वेश्चन तुम लोगों से देखते हैं कि एक एक कंटेनर ले लेते हैं ऐसा, एक कंटेनर ले लेते हैं ऐसा, और एक कंटेनर ऐसा। मेरी बॉडी की वजह से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ दिखती है। अब इस चीज़ के अंदर तुम लोग देखोगे मैंने ऐसे फ्लूइड क्या कर रखा है, इक्वली सब में भर रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रेशर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये प्रेशर एट ए, फिर यहाँ पे प्रेशर एट बी, यहाँ पे प्रेशर एट सी, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझको लगता है कि फिर से ये सब लोग सेम ही हाइट पे हैं। ठीक है, डेंसिटी का फिर भी कोई रोना धोना नहीं है, सबको सॉर्टेड ही है। तो भले ही बीकर का शेप अलग अलग है, तो भी प्रेशर तीनों केसेस में क्या हो जाने वाला है? सेम ही हो जाने वाला है, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी बड़ा। मैंने क्या कर रखा है? मैंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज फिल्ड इन 3 कंटेनर्स। फाइंड हाईएस्ट प्रेशर आउट ऑफ द 3। ठीक है, तो एक मैंने क्या कर रखे हैं? मैंने 3 कंटेनर ले रखे हैं। एक कंटेनर कुछ ऐसा है, एक कंटेनर फिर से ऐसा है, और एक कंटेनर ऐसा है। ठीक है, मैंने तीनों में क्या कर रखा है? मैंने तीनों के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर भरा हुआ है। तो पहले केस में जब मैंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर भरा, तो इसके अंदर क्या हो गया? वाटर यहाँ तक आ गया। इसका एरिया जो हो रहा है वो कम होते चले जा रहा है। इसके लिए मेरा वाटर जो है राइज होने वाला है, इस पॉइंट तक राइज हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है? कम हो। इसका एरिया क्या होते जा रहा है? एक्सपांड होते चले जा रहा है। इस वजह से वाटर मेरा क्या रहने वाला है? नीचे रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस से देखने की कोशिश करूँ तो इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, और इसकी लाइन ये है। इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, कहाँ पे ज़्यादा होने वाला है? मुझको लगता है कि यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर इन बी हाई रहेगा। यहाँ पे प्रेशर इन ए, फिर यहाँ पे मुझको लगता है कि प्रेशर इन सी। तो हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही है मुझको? बी में। तो प्रेशर इन पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर इन पॉइंट ए देन इन प्रेशर एट पॉइंट सी। इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर तीनों के सरफेस पे निकालने की कोशिश करूँगा, तो ये पैटर्न मुझको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, जिसको हम JEE वाला जब लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर ले जाने वाले हैं। पर अभी के लिए मैं तुमको एक जनरल आइडिया देने के लिए ये बात बता रहा हूँ, और इसको देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और हम मूव करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं। होपफुली आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। कर देता हूँ इसको रब। एक्सपेक्ट करता हूँ कि खाया पिया होगा, सुबह जल्दी उठे रहोगे, आइडियल फ्लूइड की तरह बिहेव करने की कोशिश करोगे, भले ही हो तो नहीं हो तो, पर फिर भी बिहेवियर तो हमको आइडियल ही रखना पड़ता है। समझते हो ना? ये बात याद रखना कि अगर तुम तैयारी वाले फेज़ में हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम्हारी स्लीप उतना ही मैटर करती है, तुम्हारा फूड उतना ही मैटर करता है, तुम्हारा एटीट्यूड उतना ही मैटर करता है, तुम्हारा माइंडसेट भी उतना ही मैटर करता है। ये बात कभी मत भूलना। लोगों को लगता है कि हम कुछ भी खा के कैसे भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तुमको सिर्फ सर्वाइव करना हो तो तुम कुछ भी खा के कैसे भी चल सकते हो, लेकिन अगर तुमको परफॉर्म करना है, तुम एक एथलीट हो। मैं पढ़ने वालों को भी एथलीट मानता हूँ कि वो कंटिन्यूसली अपने दिमाग से रन करने की कोशिश करें। तो एक एथलीट का जो डाइट होता है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा रिच फूड खाओ, प्रोसेस्ड फूड कम खाओ, पकाया हुआ कम खाओ, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाओ जितना हो सके, दवाइयाँ वगैरह रेजिस्ट करो, जब नीड हो जिनकी उतनी ही खाओ। दवाई खाना, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो खाना। ऐसा नहीं है कि वो गलत माइंडसेट में मत पड़ना कि दवाइयाँ ऐसी होती वैसी होती, वो सारा काम नहीं करना है। जब भी तुमको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, तुमको प्रॉपरली बाय मेडिकल अथॉराइजेशन वो चीज़ करनी ही है। और ये बात तुमको लास्ट तक याद रखना है कि किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस मत पालो, खेलो कूदो, आगे बढ़ो लाइफ में। और हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या किसके बारे में पढ़ना है। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर,
गेज प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो कैसा है ना कि तुम रहते हो इगोला पे, ठीक है, और इगोला के ऊपर एटमॉस्फेयर तो है, एक सर्टन रेंज तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर ये एटमॉस्फेयर है तो ये एटमॉस्फेयर किसका बना हुआ है, एयर का बना हुआ है। एयर की कुछ ना कुछ मास होती है, कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये मास क्या कर रहा है, किसी न किसी तरीके से ग्रेविटी से तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा होगा। तो ये मास क्या कर रहा है कि ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होकर क्या डेवलप कर ले रहा है, वेट डेवलप कर रहा है। एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेट जो है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ एरिया के अंदर कुछ ना कुछ दबाव डाल रहा होगा। अगर तुम वेट को समझने की कोशिश करते हो तो वेट क्या होता है, वेट होता है एक सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स किधर डील कर रहा है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ एरिया के साथ डील कर रहा है। तो ये क्या बना लेता है, प्रेशर बना लेता है, जिसको हम इससे क्या बोला जा सकता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। इस फोर्स केस में फोर्स जो है तुम्हारा क्या है, वेट है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो ये टाइप का प्रेशर है, इस टाइप का प्रेशर को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टाइप के प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉज कौन है, क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉज है वेट ऑफ एयर ऑन सर्टन यूनिट एरिया। एक सर्टन एरिया के ऊपर जो वो वेट डेवलप कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा, जो वेट डेवलप कर रहा है उसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ द अर्थ, जो और इज मिनिमम और नेग्लिजिबल अबव 8 किलोमीटर्स। 8 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, अगर इधर से 8 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, एयर की डेंसिटी गिरती चली जाएगी। 8 किलोमीटर ऊपर जिस पॉइंट पे पहुंचोगे वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तुम्हारा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाने वाला है, नेग्लिजिबल या जीरो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडीज के ऊपर भी ये प्रेशर पड़ता है और हमारे बॉडीज का जो ब्लड प्रेशर है वो इसको क्या करता है, काउंटर करता है। तो ऊपर से तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉडी तुम्हारी डेवलप कर रही है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, और दोनों बैलेंस में चल रहे हैं। कभी कभी तुमको आता है चक्कर, तुम्हारा बीपी हो जाता है कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव तुम्हारे ऊपर बढ़ जाता है, लेट जाते हो ज़मीन पे, ये सारी हरकतें होती तुमने देखी हुई है। तो ये बातें हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं, तो 1 बार ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। फिर से इसको हाइट ऑफ मर्क्यूरी के हिसाब से मापा जा सकता है, बहुत तरीके से मेजर किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें तुम समझते हो, नहीं भी समझते हो तो उसके ऊपर बात हो जाएगी। फिलहाल के लिए तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में इतनी बात करनी है। अब मैं थोड़ा सा तुमको वापस रिवाइंड करके पीछे लेके चलता हूँ। मैंने बीकर में या फिर एक कंटेनर के अंदर एक सिलेंडर लिया हुआ था। ये सिलेंडर पे मैंने बोला कि एक सर्टन वैल्यू यहाँ पर एक प्रेशर पड़ रहा था P, सिलेंडर में भरा हुआ था पानी एक पॉइंट तक। मैं तुमको ये पूछता हूँ कि ये जो प्रेशर मैंने मापा, ये समझो कि 1 बार का प्रेशर था, या फिर समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर मैंने मेजर किया वो कितने का था, 2 बार का प्रेशर मैंने यहाँ पे मेजर किया। लेकिन एक्चुअली में एटमॉस्फेयर ने भी ऊपर से कुछ ना कुछ प्रेशर बना के रखा हुआ है, वो प्रेशर क्या है, वो 1 बार का प्रेशर है। तो एक्चुअली इस पॉइंट पे 2 बार का प्रेशर नहीं पड़ रहा है, 2 प्लस ये 1 मिल करके कितना का प्रेशर पड़ रहा है, 3 बार का प्रेशर पड़ रहा है। यहीं से हमको डेफिनेशन इन तीनों चीज़ों का मिल जाता है कि ऊपर जो प्रेशर हमको बन रहा है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर हम मेजर करते हैं, मापते हैं, हाइट कम ज़्यादा हो रही है, इस टाइप के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। गेज मतलब मशीन वगैरह यूज़ करके माप रहे हो, इस वजह से गेजेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे प्रेशर मापा जाता है, ठीक है। इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, गेज प्रेशर। और ये जो प्रेशर है जो दोनों के मिलने से पड़ रहा है, ये एक्चुअल प्रेशर है जो इसके ऊपर डेवलप हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ से हमको डेफिनेशन मिल जाता है 3 चीज़ों का कि एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो इतना सारा डेफिनेशन है, ये ऐसे है वैसे है। ये गेज प्रेशर तो अभी तुम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हाइट जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से ये प्रेशर क्या होते जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, साइज शेप ज्योमेट्री के ऊपर उसके डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक्चुअली में इन दोनों के प्रेशर के मिलने की वजह से रियल टाइम प्रेशर जो इसके ऊपर पड़ रहा है, उस प्रेशर को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पर ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी, ये बात एक्सेप्टेबल है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखने जा रहा हूँ, वो है एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करने वाले हैं, इसको डिराइव करने की कोशिश करें। देखते हैं
मुझको लगता है ये ऊपर वाले फेस को कंसिडर करूंगा और नीचे वाले फेस को कंसिडर कर लूँगा। ये पी जो है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से रब कर दूँ, थोड़ी और चीज़ें रब करने वाला। इसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, ये वाटर इसके ऊपर दबाव डाल रहा होगा, उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F1। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया में पड़ रहा है, इस वजह से वो प्रेशर डेवलप कर रहा होगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ P2। ये जो है इस तरफ से समझो ये कंटेनर नीचे नहीं जा रहा, हवा में लटक गया रास्ते में, वाटर में, सॉरी हवा में तो नहीं, पानी में, रास्ते में एक इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जितना ऊपर की तरफ से फोर्स आ रहा है उसको नीचे से किसी ने क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। तो नीचे से जो फोर्स ने बैलेंस कर रखा है उसको F2 बोल दूंगा, और जो प्रेशर नीचे डेवलप हो रहा है उसको मैं नाम दे देने वाला हूँ P2। ये जो इमेजिनरी कॉलम है मेरा, इसका कुछ ना कुछ खुद भी वेट है। ये जो सिलेंडर है इमेजिनरी है, सबसे पहली बात तो इसका खुद भी कुछ ना कुछ वेट है, उस वेट को मैं नाम दे देता हूँ mg। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नीचे नहीं मूव कर रहा तो मुझको लगता है कि F2 ने F1 और mg को बैलेंस कर रखा है, मतलब उतना ही दबाव बना रखा है जितना F1 और mg मिलके जितना नीचे दबा रहे हैं, F2 ही मिलके उतना ऊपर दबा रहे हैं। देखो अगर ये नीचे जाना चाहता है तो इसके बगल के वाटर को ऊपर राइज होना पड़ेगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे भी है, वो ऊपर से दबाव डालेगा, तो ये एक पॉइंट वाली इक्विलिब्रियम में आ ही जाने वाला है, स्टेबल हो ही जाने वाला है। ठीक है, तो F2 को क्या लिखा जा सकता है, हम जानते हैं प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे भी फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया प्लस मास क्या है मेरा mg। थोड़ी देर के लिए अब फोर्स F2 तो प्रेशर भी F2, फोर्स F1 तो प्रेशर भी F1। इधर देखो एरिया इधर भी वही है, इधर भी एरिया वही है, तो एरिया को मैं वही लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे mg लिख करके मैं क्या कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके रुक जाता हूँ। अब मैं एक बात जानता हूँ, मैं चल रहा हूँ डेंसिटी के पीछे भागने, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूँ मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर भी मुझको m लग रहा है वहाँ पर मैं ये वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है x1 और इस पॉइंट को मैं क्या लिख लेता हूँ, x2 लिख लेता हूँ, और x1 से x2 के बीच का जो डिस्टेंस है, h डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूँ, h ले लेता हूँ। जहाँ से मेरा मीन चालू हो रहा है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, फिर मैं काउंट करते करते आ रहा हूँ, जहाँ पे मेरा सिलेंडर मिल रहा है मैं x1, जहाँ पे मेरा सिलेंडर मिल रहा है वहाँ पे x2। ठीक है, वॉल्यूम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट, सही है, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट। अगर सिलेंडर को याद करोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया और एच उसकी हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ए स्क्वायर स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट हमको क्या दे देता है, वॉल्यूम दे देता है। मैंने यहाँ पे वही हरकत किया। हाइट को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ तो x1 माइनस x2, तो मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रो इंटू एरिया पहले डिस्टेंस से लेकर के सेकेंड डिस्टेंस तक, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर। ये सारे इक्वेशंस को मैं उठा करके इसके अंदर डालने वाला हूँ, छोटी मोटी चीज़ें रब करूँगा ताकि मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस हो जाए, जगह की बहुत कमी, बहुत ज़्यादा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बार गेज प्रेशर वगैरह को रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक्सप्रेशन पे आ गए हैं अब तो अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ P2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू P1 टाइम्स ऑफ A प्लस वहाँ पे क्या लिखा हुआ है m के जगह पे मैं लिखूंगा रो A x1 माइनस x2 इंटू यहाँ पे क्या बैठा हुआ है g, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देने वाला हूँ, g लिख देने वाला। एरिया इसके पास भी, एरिया इसके पास भी, एरिया इसके पास भी, कट गया। मैं ऐसे लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो x1 माइनस x2 टाइम्स ऑफ g। ये जो इक्वेशन तुम्हारा बना हुआ है, अगर पानी में एक सर्टन डेप्थ के ऊपर कोई भी चीज़ गई हुई है, अंदर एक सर्टन वैल्यू गहराई तक गई हुई है, तो ये गहराई तक हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम और सजाने वाले हैं, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर वाटर जो है एक सर्टन हाइट तक है, ये जो सिलेंडर है तुम्हारा, इस सिलेंडर से थोड़ा सा ऊपर तक है, तो ये एक्सप्रेशन वहाँ तक काम करता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन बन जाती है छोटी सी, जिसके अंदर हम एक कंटेनर ले लेते हैं और ऊपर का सरफेस सिलेंडर का, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, ऊपर का सिलेंडर का सरफेस और वाटर जो है वो सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि x1 की ही वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और x2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, h के बराबर हो जाती है। जहाँ पे x1 और x2 के बीच का डिफरेंस h था, वहाँ पे x2 ही खुद किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया। हम डेप्थ में जा रहे हैं, इसके लिए x2 को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव h लिख लेते हैं। अब ये एक्सप्रेशन को मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे याद रखो कि ये जो ऊपर एक्सपोज हो गया एटमॉस्फेयर को, तो यहाँ पे जो प्रेशर बन गया उसको अब मैं लिख सकता हूँ P0। तो जहाँ P1 हो गया वहाँ पे क्या आ गया, P0 हो गया। और नीचे एक सर्टन हाइट पे मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे इधर प्रेशर का नाम दे सकता हूँ P। तो P2 की जगह पे क्या आ गया है, P। तो P2 की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ P इज इक्वल्स टू P1 की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ P0 प्लस रो, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ x1 जिसकी वैल्यू हो चुकी है
0 माइनस ऑफ x2 जिसकी वैल्यू हो गई माइनस h इंटू जी। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखता हूँ तो P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस h रो जी। बस यही वो कहानी है। अब ये जो P है ये तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, नीचे नीचे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर पड़ रहा है तो ये पता चलेगा मुझको एब्सोल्यूट प्रेशर से। पी नॉट तो एक्सपोज्ड है, हवा है ऊपर सीधा सीधा, तो ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्या बन गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया। और ये एच रो जी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ढूंढ के निकाला था, जिसको मैंने रब कर दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बन जाता है हमारा गेज प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर की ये बन जाती है कहानी। यहाँ से हमको एक्सप्रेशन मिलता है फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो किसी भी कॉलम को एक्चुअल में कितना प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है उसको फाइंड आउट करने का ये एक्सप्रेशन हमारे काम आने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करो, नीचे गेज प्रेशर कितना पड़ रहा है हाइट के हिसाब से वो कंसिडर करो, दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे मिल जाएगा तुमको कहानी। ठीक है, अब तुमको डिफाइन करने की बारी आ जाएगी। डिफाइन एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। सेकंड एक डेफिनेशन तुम लोगों को बहुत अच्छे से पूछा जाता है, वो है व्हाट इज गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को डिफाइन करने की बारी आ जाएगी तो वहां पे तुम क्या बोलोगे कि गेज प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, या तो डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर, तो अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, नीचे क्या बनने वाला है उसका गेज प्रेशर बनने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस जो जनरेट होगा वो क्या बन जाएगा, गेज प्रेशर बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से तुमको यहाँ पे समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, इसके ग्राफ्स वगैरह भी हैं पर फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, तो तुम लोग ये बातें समझ सकते हो। इससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। गेज प्रेशर के डेफिनेशन वगैरह टेक्स्ट बुक के अंदर थियरी की तरह दिए हुए हैं, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी के लिए आज हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स और क्वेश्चंस रिलेटेड टू एब्सोल्यूट प्रेशर एंड स्टफ। सो तब तक के लिए करते हैं साइन आउट एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।